नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में चुनाव अब चरम की ओर बढ़ रहा है। राज्य में कुछ हॉट सीट्स हैं और उन हॉट सीट्स पर देश भर की नजर है। और ऐसी हॉट सीट में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट गुना शिवपुरी है। तो आज हम 4 PM के दर्शकों को गुना शिवपुरी सीट को लेकर जो हालात बन रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और 2019 के पहले उनका पदार्पण हम कह सकते हैं कि माधवराव सिंधिया की आकस्मिक मृत्यु के बाद 2002 में यह सीट राजनीतिक विरासत जो होती है उसके तहत मिली थी। 2002 में पहली बार उन्होंने सीट पर परचम फहराया था, उपचुनाव हुआ था गुना शिवपुरी सीट पर। फिर 2004 का चुनाव उन्होंने जीता, फिर 2009 और 2014 4 बार वो इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, पहले मनमोहन सरकार और बाद में अब मोदी सरकार में भी मिनिस्टर हैं। तो इस सीट का जो अब तक इंतजार ये था कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होता है। कांग्रेस ने इस सीट पर जो प्रतीक्षा थी, बहुप्रतीक्षित सूची जो आने का चल रहा था कि गुना शिवपुरी से कौन उम्मीदवार होगा, तो उसे घोषित कर दिया है। राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। और ये एक दिलचस्प सा हम स्थिति कह सकते हैं कि ये उन राव देशराज सिंह के सुपुत्र हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में होते थे और उसी से वे चुनाव लड़ा करते थे। स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव, जिन्होंने माधवराव सिंधिया से मुकाबला किया था गुना शिवपुरी सीट से, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चुनाव लड़ा और दोनों बार वे हारे। और वे विधायक भी रहे, लोकप्रिय विधायकों में शुमार रहे, तेज तर्रार विधायकों में शुमार रहे और हमेशा विपरीत धारा में बहना उनकी एक शैली रहती थी। और महल, महाराज, इससे टकराव के उनके किस्से कहानियां बड़े मशहूर हैं। तो हम आज बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक खास जो ग्वालियर चंबल संभाग के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विकास दीक्षित जी। और उनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है, 2 दशक से ज्यादा का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, अलग अलग जगहों पर वे रहे हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो है ही, 2019 का नजारा देश ने देखा था कि 2019 में जब एक कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें उन्हीं के एक सहयोगी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, केपी सिंह यादव, उन्होंने हराया था और एक देश में धमाका किया था। ज्वाइंट किलर के तौर पे वे सामने आए थे। लेकिन अब हालात पलटे हुए हैं। अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की जगह बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके सामने उतारा गया है राव यादवेंद्र सिंह को। कैसे, क्या इसकी व्याख्या कैसे की जाए, कैसा आप देखते हैं इस जो प्रत्याशियों को लेकर काफी नाम चल रहे थे, अरुण यादव का भी नाम आया था कि कहीं वे भी इस सीट से आ सकते हैं। तो इन सब की तुलना में पहली टिप्पणी आपकी क्या है, दोनों जो प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र? देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा मुझे कि आप टिप्पणी ले रहे हैं इतने बड़े पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी जो ये लोकसभा चुनाव है, गुना लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। गुना लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट तो मानी ही जा रही है, लेकिन एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस सीट पर कमबैक जो हुआ है और कमबैक को लेकर लगातार जो उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर भी लोगों की काफी नजरें हैं। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर पुरानी बात हम करें, 2019 में जिस तरीके से वो चुनाव हारे, उस वक्त वो कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके पिता माधवराव सिंधिया के देहांत के बाद में गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा। 2002 में बाई इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कॉम्पीट किया। उसके बाद में वो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार चुनाव में जीत हासिल करते गए। लेकिन 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से उनको ठोकर लगी, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा जो पॉलिटिकल एक कहा जा सकता है जो सिनेरियो था, पूरा पॉलिटिकल रोड मैप था, वो एकदम डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी परेशान हो गए थे। कांग्रेस के अंदर तत्कालीन जब कमलनाथ सरकार थी, सरकार आई, उस वक्त भी ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी परेशानियों को उनका सामना करना पड़ा। हमेशा वो टारगेट पर रहे कमलनाथ के, दिग्विजय सिंह के। यहाँ तक आखिरी में जाकर जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उससे पहले उन्होंने कोट किया था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा सरकार के खिलाफ। तो ये सब बातें रही, जिसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब से बीजेपी में एंट्री करी, उसके बाद से लगातार जिस तरीके का डेवलप उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में किया है,
और एक मेच्योरिटी जो पॉलिटिक्स के अंदर उनके अंदर स्मूथनेस जो आई है, वो वाकई में काबिल तारीफ तो है ही। साथ में एक बहुत अच्छी बात श्रीवास्तव जी मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे पूरा इस वक्त कैडर काम कर रहा है, बीजेपी का। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। एक बड़ी लहर लास्ट टाइम भी देखने को मिली थी, इस बार भी इसी तरीके की लहर है। और साथ में राम मंदिर का जो मुद्दा है, इस तरीके की जो बातें हैं, उसके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी मनोवैज्ञानिक बढ़त तो लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो होमवर्क करने का तरीका है, फील्ड में सक्रिय रहने का तरीका है, चाहे किसी भी वर्ग से वो इंटरेक्ट कर रहे हो, उनका जिस तरीका का उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो वाकई में काबिल तारीफ है और ये देखने लायक है। तो जिस तरीके का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अंदर डेवलप की है सारी चीजें, अब इस डेवलपमेंट को कांग्रेस किस तरीके से काउंटर करती है, ये देखने लायक वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया फील्ड में है और एक नए ज्योतिरादित्य सिंधिया फील्ड में है, जो लोगों के लिए एक चर्चा का विषय तो बने हुए हैं और काफी हाईलाइट भी है। संजीव जी। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल मैंने उनके कई चुनाव कवर किए हैं। मैं आया हूं गुना शिवपुरी, बड़ा मैन टू मैन मार्किंग किया करते। जो मैंने उनकी शैली देखी है, भले ही वो तब कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहते हुए बूथ लेवल तक वो मैनेजमेंट किया करते थे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट होता है। अब तो पन्ना प्रभारी हैं, पन्ना प्रमुख हैं, तो शायद उनको जो आपने कहा मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली हुई है। और कैडर निश्चित तौर पर बीजेपी का ज्यादा मजबूत है तुलनात्मक कांग्रेस। तो पहले तो मैंने एक सवाल और किया था कि जो राव यादवेंद्र है, ये कैसे कैंडिडेट, इनको किस रूप में हम देख सकते हैं? क्योंकि जो जितने भी ऐसे ज्वाइंट होते हैं, जो बड़े कद्दावर जो प्रत्याशी होते हैं, उनके मुकाबले को लेकर बार बार चलती, उनके सामने उतारा किसको जाएगा, और बड़े नाम चल रहे थे। मैंने जैसे कहा अरुण यादव का भी नाम था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उसकी सबको पता है कि क्यों यादव वहां लाया जाता है, लाया जा रहा है कि 3-3.5 लाख के 3.5 लाख के आसपास वोट है वहां यादव का, मुझे जैसा ध्यान है या मालूमात है। तो राव जो यादवेंद्र है, उनका अपना क्या कैरिकेचर है, क्या उनका अपना कद है, कितना उसमें मुकाबले के लिए कैसे उसको देखते हैं, एक ही। और दूसरा जो है कि कैडर उनका जो है बीजेपी का, वो कितना घुल मिल पाया है सिंधिया जी को? देखिए, राव यादवेंद्र यादव की अगर हम बात करें संजीव जी, तो उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका परिवार को मिला हुआ है। उनके पिता की काफी नजदीकियां रही हैं संघ से, आरएसएस से। उनके पिता का तृतीय वर्ष जो प्रशिक्षित जो होते हैं, टॉप लेवल की जो संघ के अंदर एक व्यवस्था होती है, उससे वो शिक्षित हैं, रहे हैं देशराज सिंह जी। देशराज सिंह जी को पार्टी ने, बीजेपी ने 6 बार टिकट दिया। वो विधायक भी रहे 3 बार, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे, अभी अभी संगठन में उनका अभी काफी जो राव यादव है, ये खुद भी जिला पंचायत के अध्यक्ष है, इनकी माता जी जिला पंचायत की अध्यक्ष रह जी चुकी है, उनके घर जी के जी घर जी के भी जी जी सदस्य, नहीं, कई जी लोग नहीं, सदस्य हैं, और वो जी हैं। जी। यादवेंद्र यादव जो है, यादवेंद्र यादव खुद जिला पंचायत सदस्य हैं अभी। उनकी वाइफ जनपद सदस्य है, उनकी मदर जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन वो जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व में रह चुकी है। जी लेकिन जो राव यादवेंद्र यादव की जो छोटे भाई हैं, अजय प्रताप सिंह यादव, वो अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो उनके परिवार में जिला पंचायत और पंचायती क्षेत्र जो है, वो काफी हद तक उनके परिवार में उसका प्रभाव है। और इनके परिवार को ग्रामीण बेल्ट में अच्छा खासा दबदबे के साथ में देखा जाता है, और उसका चुनाव में भी काफी असर देखा जाता है। उनके फादर का जो पॉलिटिकल एक पूरा बैकग्राउंड था, वो काफी अच्छा था और बीजेपी से काफी जुड़ के। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उनकी और सिंधिया परिवार की, राव परिवार की और सिंधिया परिवार की अदावत हमेशा रही है राजनीति में। 99 की जब बात थी, जब माधवराव सिंधिया सांसद हुआ करते थे, तो माधवराव सिंधिया के सामने देशराज सिंह यादव को बीजेपी ने टिकट दिया था। देशराज बिल्कुल। सिंह यादव उस वक्त लगभग 2.25 लाख से वोट से चुनाव हारे थे माधवराव सिंधिया के सामने। लेकिन उनके डेथ के बाद में, जब माधवराव सिंधिया का सडन डेथ हुई, उसके बाद में ज्योतिरादित्य 4 सिंधिया लाख से ज्यादा से मैदान में हराया आए। था, शायद 4 लाख के आसपास का जी कुछ वोट अंतर था, जीत और हार जी का अंतर। जी। जी जी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2002 में बाई इलेक्शन लड़े थे, तो 4-4.25 लाख के जी। अंतर से उनको पटकनी मिली थी। तो कुल जी। मिलाकर पिता ने भी पटकनी दी देशराज सिंह यादव को, और उनके बेटे ज्योतिरादित्य ने भी पटकनी दी। तो ये पराजय के बाद में भी, लेकिन हमेशा देशराज सिंह जी की जो राजनीति रही है, वो हमेशा से ही संघर्ष की रही है। लेकिन उन्होंने हमेशा प्रूव भी किया है। अब वही स्थिति कमोबेश उनके परिवार में, उनके बच्चों की और उनके परिवार के लोगों की देखी जाती है, और लगातार सक्रिय जरूर बने रहते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर
इस पूरे टिकट के पॉजिटिव फैक्टर्स पे अगर नजर डालें तो यादवेंद्र यादव लोग वाले हैं मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के लोकल के कैंडिडेट होने से काफी उनको फर्क भी पड़ता है और लोगों का जुड़ाव भी उनके साथ काफी खासा जुड़ाव है यहाँ पे। तो ये एक प्लस फैक्टर है। शुरुआत में माना जा रहा था कि अरुण यादव को इस सीट से टिकट मिल सकता है, अरुण यादव की चर्चाएं भी चल रही थी, सीट भी होल्ड की हुई थी, टिकट खंडवा और गुना दोनों की जगह होल्ड था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि अरुण यादव का टिकट लगभग फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब पार्टी ने और विशेषकर जयवर्धन सिंह जो इस सीट के प्रभारी बने हैं, जयवर्धन सिंह ने उनका नाम प्रपोज किया, दिग्विजय सिंह ने उनके नाम पर सील लिखवाई और फाइनली अब यादवेंद्र को टिकट मिल गया। अभी देखिए ज्योतिराज हम लोग फील्ड में जाते हैं तो एक बात तो जरूर सुनने मिलती है कि जब लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं ज्योतिराज सिंधिया को लेकर, तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम मोदी के चेहरे को देख रहे हैं या हम राम मंदिर के मुद्दे को देख रहे हैं, हम बीजेपी को देख रहे हैं। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं 10 में से 1% लोग जो ये कहते हैं कि हम ज्योतिराज सिंधिया के चेहरे को देखकर वोटिंग करेंगे और उनको वो कमबैक उन्होंने किया है तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो एक ये बात सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया को ध्यान देने लायक होगी और उनको इस पर ध्यान देना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके के अगर आप लीडरशिप कर लें, अगर आपके पास जनाधार नहीं है तो आपको दिक्कतें आना तय है। ज्योतिराज सिंधिया नो डाउट काफी यूथ एक यंग लीडर है और मेहनत भी काफी कर लेते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो जो हमेशा उनको परेशान किए रहती है और जनता को भी इस बात में जो परेशान करती है वो है उनके महाराज वाली छवि। इस छवि को अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया तोड़ेंगे तो ही वो जनता के बीच में अपने दिलों में उनकी जगह बना पाएंगे और वो चाहते भी हैं कि छवि टूटे और कुछ हद तक बीजेपी में आने के बाद इस छवि में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। लेकिन मैंने राजनीति कहा में माना प्लस और जाता माइनस, आप प्लस और माइनस क्या देखते हैं विकास भाई? प्लस क्या है, माइनस क्या है? यदि हम राव और यादवेंद्र को देखें तो उनके प्लस आप कहना चाहते हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माइनस या जो कमजोरी क्या है जिन्हें उन्हें पाटना होगा, शायद जो आप कह रहे हैं, आप तो देखिए, फील्ड में अगर हम यादवेंद्र यादव की बात करें तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था, यादवेंद्र यादव का अगर हम प्लस फैक्टर की बात करें तो लोकल का होना सबसे बड़ा प्लस फैक्टर उनके साथ है कि वो स्थानीय नेता है। दूसरा, उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनके परिवार का, वो एक प्लस फैक्टर है। तीसरी बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा है यादव फैक्टर, यादव वोट बैंक 3-3.5 लाख यादव वोट बैंक है, वो एक प्लस फैक्टर है। अगर हम उसकी नेगेटिव की बात करें, माइनस फैक्टर्स की बात करें तो वो है सबसे बड़ा संगठन। संगठन कांग्रेस का देखिए बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, स्थिति खराब है, रोज नेताओं का आना जाना चल रहा है, रोज पार्टी बिल्कुल। छोड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक ये फैक्टर काफी नेगेटिव जाता है। दूसरा, टिकट की जो घोषणा हुई, हमारे हिसाब से टिकट की घोषणा लगभग 1 महीना लेट हुई। ये टिकट लगभग 25-30 दिन पहले होता तो शायद और भी लाभ मिल पाता कांग्रेस को और कांग्रेस के बिल्कुल। कैंडिडेट को। तो ये भी एक माइनस फैक्टर है। और साथ साथ आपको मोदी के चेहरे से एक लड़ना है, आपको मोदी के चेहरे से लड़ना है, जो आपने बिल्कुल कहा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा तो वही है कि मोदी बनाम कांग्रेस है, शायद मोदी बनाम जनता, मोदी बिल्कुल बनाम कांग्रेस। सिंधिया तो है ही है फैक्टर, कि सिंधिया को आप माइनस नहीं कर सकते वहां, उनने अपना जो 4 बार का उनका अपना कार्यकाल रहा है और उनने साथ साथ वहां जो काम भी किए हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें रहती है कि जो माइनस, तो आप प्लीज कंटिन्यू। तो अगर हम ज्योतिराज सिंधिया की बात करें प्लस और माइनस की, तो ज्योतिराज सिंधिया के लिए प्लस की सबसे बड़ी बात है पीछे उनके मोदी मैजिक है, राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर लहर है और बीजेपी एक काफी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी का कैडर अपने आप में बूथ लेवल तक जाकर काम करता है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है, तो उनके पास एक बनी बनाई हुई टीम है जो उनके लिए काफी प्लस है। और दूसरा, उनका पुराना तजुर्बा और वो खुद भी 2019 में चुनाव हारे हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला जो होता है वो छाछ को भी फूंक कर पीता है, तो वो स्थिति भी वो जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं है। तो ये उनके लिए प्लस फैक्टर। अगर माइनस फैक्टर की हम बात करें तो उनकी महाराज वाली छवि जो मैंने अभी आपको बताया था, उस छवि को उनको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उनके जो पुराने सिपह सालार हैं उन लोगों से उनको बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि वो पुराने सिपह सालार उनको हमेशा एक सेफ नेट, एक ऐसे सेल में डाल के रखते हैं कि वो हमेशा उनको पॉजिटिव और हरा हरा ही दिखाई पड़ता है। उनको कभी नेगेटिव या उनके जो क्रिटिक्स सही। होते हैं, सही। क्रिटिसिज्म से वो हमेशा बचते हैं, क्रिटिक्स को आसपास नहीं आने देते। तो ये इन चीजों से भी ज्योतिराज सिंधिया जी को बचना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस फैक्टर्स हैं दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जो विकास भाई, उनके लिए इसमें चुनाव में काफी। दो चीजें और बताइए। एक तो उसका जो अपना डॉक्टर केपी सिंह यादव का टिकट काट देना, जिसने इतने बड़े कद्दावर नेता को हराया, ज्वाइंट किलर थे वो कितना लोगों में कहीं जहन में एक चीज बसा हुआ है। और दूसरा,
क्या कल तक जो लोग सिंधिया के खिलाफ झंडा बरदारी किया करते थे, उसमें जो भले ही बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना निर्देश और आदेश चलते हैं, लेकिन फिर भी उतने मन से काम होता दिख रहा है आपको? जो मैदान में किला चलाने वाले और फिर एक दूसरे भरोसा हम देख रहे हैं, हम पा रहे हैं। हमने ये पाया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ 2 दर्जन के लगभग विधायकों को लेकर गए थे बीजेपी में, तो हमने वहां पाया था कि दो दो बीजेपी हमें दिखती थी, कि एक अलग बीजेपी होती थी, दूसरी अलग होती थी, एक असली एक नकली, वो सारा देखा है। तो वो कितना अभी वो फैक्टर बना हुआ है विकास भाई? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट करी। एक जुमला चलता था यहाँ पर, कांग्रेस ने जुमले को नाम दिया था कि एक होती है शिवराज भाजपा, जब शिवराज सिंह सीएम थे, एक बिल्कुल। होती है महाराज भाजपा और एक होती बिल्कुल है नाराज भाजपा। नाराज तो भाजपा ये जी। बातें बड़ी चलती थी। तो उसी को लेकर मैं बात करूं तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से पार्टी में आए हैं, तो एक बात हमेशा उठती रही है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या उनके समर्थक जो नेता हो, जो मंत्री बने, बाद में विधायक रह गए और अब कई इसमें से चुनाव हार गए। तो उन लोगों को लेकर हमेशा एक बात चलती रही है कि पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और जो पार्टी का विचारधारा है, जो कैडर है, उसको लेकर भी साथ में नहीं चलते। कईयों बार ऐसा देखने का मिला है कि काफी विरोधाभास रहा है मूल भाजपा कार्यकर्ताओं के और सिंधिया समर्थकों के बीच में। कई ऐसी जगह टकराव की स्थिति बनी है कि जो सिंधिया समर्थक थे, उन्होंने मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर तक दर्ज करा दी। इतना ज्यादा विरोधाभास देखा गया। तो वो स्थिति कमोबेश 2019 के बाद भी बनी और अब 2024 के इलेक्शन में भी वो चीज ओपनली नहीं आ सकती, लेकिन उस चीज का अंडर करंट तो रहेगा ही, वो उससे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। जी। अब केपी यादव का टिकट कटा, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया। ठीक है, केपी यादव शांत बैठे हुए हैं, पार्टी के गाइडलाइन से बंधे हुए हैं, समर्पित कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन मन में एक टीस जरूर होती है इंसान को, तो वो टीस उनके मन में भी है। ऐसे ही उनके अगर समर्थक अन्य नेताओं उनके की बात, समर्थक उनके उनके समर्थक, उनके फॉलोअर, उनको इतनी बड़ी जीत दिलाने वाले कहीं ना कहीं जो बहुत नजदीक हो जाया करते हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं होगा ना विकास जी? बिल्कुल, बिल्कुल, मन में तो टीस होती है और राजनीति तो खैर कभी जब तक इंसान इस पृथ्वी पे है शायद खत्म नहीं होती, चलती ही रहती है राजनीति। लेकिन फिर भी जो उनके मन में इस बात को लेकर ज़रूर एक मलाल है कि आखिर उनको टिकट क्यों नहीं मिला। परफॉर्मेंस अच्छा था, चाहे लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस उपस्थिति को लेकर हो, मुद्दे उठाने वाली बात हो, सभी चीज़ों में परफॉर्मेंस था। पार्टी में हमेशा सीनियर लीडर्स उनकी तारीफ करते थे, उसके बाद लेकिन टिकट कट गया। तो ये मलाल उनके मन में भी है और खासकर उनके कार्यकर्ताओं के मन में तो है ही। हो सकता है कि चुनाव में उसके परिणाम भी कुछ देखने मिले। लेकिन जिस तरीके का सामंजस्य की मैं बात कर रहा था, तो सामंजस्य स्थापित करना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ ज़रूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने आकर करना पड़ेगा कि उनके अंदर एक आदत है कि वो अपने किसी भी बात को मनवाने के लिए काफ़ी हद तक आगे जाकर अड़ते और लड़ते हैं। पार्टी को शायद इस बात से एक हमेशा दूरी पार्टी चाहती भी है कि एक डिसिप्लिन बना रहे, बीजेपी के अंदर रहता है और भी किसी चीज को लेकर कोई व्हिप जारी किया जाता है या कोई बात जारी की जाती है, तो उस गाइडलाइंस पर चलना सभी के लिए मान्यता उसकी रहती है। तो पार्टी हमेशा चाहती है कि बीजेपी में ऐसा ही चलता रहे और किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन यहाँ पर देखने को ना मिले। तो सिंधिया के साथ भी वही सोच रखते हैं, लेकिन सामंजस्य की जो बात निकल कर बार बार आती है, वो परेशान पार्टी को भी करती है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी दिक्कतें खड़ी करती है। बिल्कुल विकास भाई, एक चीज और भी, आप बहुत निकट, आपने बहुत ग्राउंड रिपोर्ट्स आपकी मैं देखता हूँ, आप निरंतर बहुत अंदर तक घुसते हैं, आप करते हैं, आपके पास में खबरें बहुत जबरदस्त होती हैं। क्या है कुछ मतलब क्या आश्वासन मिला हुआ है केपी सिंह यादव को? क्या राज्यसभा खाली होगी तो वहां भेजा जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन आपको क्या निकल कर आता है कुछ? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बैलेंस तो करना होगा। मैंने जैसे कहा कि आप इतने बड़े कद्दावर नेता को हरा के आए और आपका टिकट काट दिया जाए और सारे जितने भी गणित थे वो सब आपके पक्ष में थे, तो कुछ क्या निकल कर आता है? थोड़ा सा यदि उस पर आप प्रकाश डाल पाए, रोशनी डाल पाए। देखिए, अगर हम केपी सिंह यादव की बात करें तो वो पार्टी में है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सक्रिय भी बने हुए हैं और वो क्षेत्र में भी सक्रिय बने हुए हैं, भले ही उनका टिकट कट गया हो। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किसी भी तरीके से बैकफुट पे नहीं है। बीजेपी से आप शर्त के आधार पर आप बात नहीं कर सकते। आज की जो स्थिति है, पार्टी काफी बड़ी स्तर पे है, पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है, एक एक विचारधारा के साथ में पार्टी बढ़ी रही है। साथ में जो ट्रेंड इस समय पॉलिटिक्स का चल रहा है केंद्रीय नेतृत्व से, उस नेतृत्व के सामने आप
शर्त रखने के लिए किसी प्रकार से आप कोई शर्तें उन पर लागू नहीं होती कि आप अगर पीछे हटे तो आपको कभी भविष्य में हम राज्यसभा से भेजेंगे। किसी प्रकार की शर्त कोई कंसिडर यहाँ पे नहीं की गई है और कोई बात भी ऐसी निकल कर नहीं आई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पार्टी भी चाहती है कि एक अच्छे नेता है, युवा नेता है और एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ में खड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से पार्टी कुछ ना कुछ उनके बारे में मैंने विचार मैंने करेगी मैंने और ये कुछ सवाल मैंने ये भविष्य में। सवाल माफी चाहूंगा, टोक रहा हूं, इसलिए भी किया था कि आपने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आप यादव, वो जो एंगल है उस एंगल से आप यूपी को साध रहे हो, आप बिहार को साध रहे हो, भेजा जा रहा है उनको। और ऐसे में एक ऐसे नेता की टिकट कट जाए जो उसी समुदाय समाज से आता हो, तो कहीं संदेश तो गया ही गया है और कहीं बैलेंस तो करना होगा ऐसा, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अशोकनगर जिला जिस जिले से वो आते हैं वो लगभग यूपी से उसका बॉर्डर भी लगता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन राज्यसभा की जो बात की जाए तो राज्यसभा के लिए तो फिर एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है। बिल्कुल। देखिए संजीव जी, नरोत्तम मिश्रा भी लाइन में है, जयवान सिंह पवैया जैसे कद्दावर नेता भी लाइन में है, तो काफी सीनियर लीडर्स लाइन में है। तो राज्यसभा का किसको भेजना है, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी अब चुनाव के बाद में। लेकिन फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार से अगर केपी यादव को राज्यसभा में भेजने के लिए पार्टी कोई वचनबद्ध या प्रतिबद्ध है। जो कुछ भी है वो सामने निकल कर आएगा। काफी और भी चीजें पार्टी संगठन के तौर पर भी उनको जिम्मेदारियां दे सकती है और कई ऐसी जगह है, आगे भी आने वाले चुनाव है, यहाँ पर उनको पार्टी उनका यूज कर सकती है और आगे भेज भी सकती है। लेकिन किसी प्रकार की पार्टी शर्त पर अगर उनको भेजे या कुछ बात उनके सामने रखे, तो ऐसा कुछ अभी देखने नहीं मिला। विकास भाई, एक चीज और भी बताइए, हम ऐसा मान सकते हैं इस चुनाव को कि ये बीजेपी बनाम बीजेपी ही है, जिस तरीके से राव जो यादवेंद्र का जो बैकग्राउंड है, तो महाराज का सामना भाजपा से ही है एक तरीके से। ठीक है, वो टेक्निकली वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, खुले हाँ, मतलब उसमें कहीं कोई, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी उसको जुड़ा माना जाए कि उनका मुकाबला बीजेपी भी कहीं है, उनको सामना करना है बीजेपी से। देखिए, बीजेपी से सामना करना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति शायद ऐसी नहीं है कि अभी रेस में कांग्रेस नजर आ रही है, तो बीजेपी की लड़ाई तो बीजेपी से चल ही रही है। और ये बात भी चर्चाओं में हमेशा रहती है कि सभी नेता लगभग सीनियर लीडरशिप वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो अब ऐसे में जो चुनाव है या पार्टी के अंदर एक नया लोकतंत्र जो तैयार हो गया है बीजेपी के अंदर, तो वो स्थिति भी काउंटर वाली स्थिति निर्मित कर रहा है बीजेपी के अंदर। कंडीशंस भी काफी ऑकवर्ड होती जा रही हैं, अनइवन होती जा रही हैं। अब लेकिन बीजेपी के अंदर जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में वो चीजें सब स्मूथ जरूर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो एक अंडर करंट होता है, वो कभी भी बड़ी विस्फोट की एक स्थिति निर्मित हो सकती है। और उस अंडर करंट को भी पार्टी भी समझती है, लेकिन समय समय पर पार्टी भी जब बड़े स्तर की बातें करती रहती है। हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आए थे, तो उन्होंने बोला था, काफी पुराने लीडर्स भी बैठे हुए थे उनकी बैठक में, बीजेपी के नवागंतुक जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने बोला था कि ऐसे कौन से लोग इस सभा में इस वक्त मौजूद हैं जिनका 15 साल से पुराना हाथ उठवाया था उन्होंने, हाथ सदस्यता है, उठाया। कार्यकाल है। हाँ, जिनका कौन ऐसे लोग बैठे हुए। तो कई लोगों ने हाथ उठाए, लगभग 80 से 90% लोगों ने हाथ उठाए थे और 10% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाए। तो उनसे अमित शाह ने बोला था कि देखिए, जब आप लोगों को कुछ मिल पाया क्या अब तक? तो उन्होंने मना किया, सिर हिलाया और मना किया, नहीं हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिल पाया विशेष अभी, हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अमित शाह का कहना था कि जब आप लोग 15 से 20 साल पुराने भाजपाई हैं, जब आप लोगों को कुछ नहीं मिला, तो नए लोग जो पार्टी में आ रहे हैं, तो हम उनको क्या दे पाएंगे? तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग अपना काम करते चलिए और नए लोगों का से भी आप अपने सामंजस्य बना के रखें, हम किसी को कुछ नहीं देने वाले। वही स्थिति अभी भूपेंद्र सिंह जो पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उन्होंने भी अपनी एक जगह कोट करके ये हाँ वाली हाँ, बात बोली। बिल्कुल। तो इस जी। तरीके की बातें लेकिन बोली विकास जरूर भाई, जा मैं रही हम हैं, देख लेकिन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, लेकिन विकास भाई इसमें सबसे खास बात ये है कि मतलब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और देश में देखा जा रहा है, देखिए सबके सामने है कि आप उस अजीत पवार को ले लेते हैं जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी प्रहार करते हैं, वो हैं, और उनको राज्यसभा भेजा जाता है। आप उस नवीन जिंदल को ले आते हैं जिसको आप सबसे बड़ा चोर बताते हैं, तमाम मतलब, और उनको आप नवाज भी रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं। तो ये तो भरमाने के लिए अच्छा है कि 15 साल में आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये वो जान रहे हैं। अब तो मतलब ये भी एक मजाक होने लगा है बीजेपी में कि बीजेपी के लिए 33% आरक्षण घोषित कर दे पार्टी, वो भी एक मजाक। तो ये इसको जुमले के तौर पे भी लोग लेते हैं। मैं फाइनली आपसे सवाल करूंगा, अंतिम सवाल होगा मेरा, कि दिग्विजय सिंह, जैसा आपने कहा, जयवर्धन सिंह इस सीट के प्रभारी हैं,
दिग्विजय सिंह इस टिकट के पीछे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह सदैव कहा करते थे कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। उनका खुलेआम कई बार उन्होंने मंचों से कहा है। तो यहां क्या आप देख रहे हैं कि यहां कांग्रेस कांग्रेस के साथ दिखलाई पड़ रही है, या कांग्रेस कांग्रेस को हराने जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है? देखिए, क्योंकि कई लोग हैं, जैसे वीरेंद्र रघुवंशी, टिकट उनका भी था लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते थे, उनका अपना शिवपुरी में खासा होल्ड है। केपी सिंह कक्काजू का अगर पिछोर में वो अपना एक दबदबा और एक लंबा उनका विधायक काल काल रहा है, यदि सब मिल जाए और साथ में जो बाकी परिस्थितियां हैं, तो कुछ कमाल की संभावना देखते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस को हराने वाला दृश्य आप देख रहे हैं? फाइनल सवाल मेरा देखिए, अंतिम। कांग्रेस तो कांग्रेस के हराने वाली बात अगर हम करें तो वो स्थिति तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के अंदर अब फिल्टर होके केवल कुछ बचे हुए ही लोग यहाँ पर पीछे रह गए हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस के साथ में खड़े हुए हैं। और जैसे कहते हैं 100% टंच जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग कांग्रेस के अंदर ऐसे ही लोग रह गए हैं। जो भी जिनको जाना था वो लगभग चले गए। तो कांग्रेस के अंदर वो और देंगे सीट भी। गई। वो जी। स्थिति केवल अभी बीजेपी में निर्मित है, और वो स्थिति बीजेपी की जो बनी हुई है उससे बीजेपी भी जूझ रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। और कांग्रेस के जो संगठन के अध्यक्ष हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी लोग कह रहे हैं कैंडिडेट में बना अभी हमें मिला है, बिल्कुल कैंडिडेट का साथ देंगे और उनको एड़ी चोटी के साथ उस कैंडिडेट के साथ में हम खड़े होके हमेशा खड़े रहेंगे। कभी ऐसी समस्या ना आई है, ना पहले भी नहीं आई। अब दिग्विजय सिंह भले ही पहले कहते थे, लेकिन पहले की और संजीव जी। हाँ, थोड़ी आपकी आवाज कटी। जैसे मैं तो वैसे ही पा रहा हूं, जैसे बीजेपी 29-0 पर खेलना चाहती कि 29-0 से हम मुकाबला जीते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी निशाने पर जो यदि मुख्य सीटों में है कि कुछ निकले ना निकले, छिंदवाड़ा निकले और गुना निकाल के दिखाएं, इस टाइप की स्थिति तो होगी ही होगी। ऐसा मानते होंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। देखिए, दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह खुद तो चुनाव लड़ ही रहे हैं इस बार, और जब दूसरों के लिए या पार्टी के अन्य कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं, जब वो चुनावी रणनीति बनाते हैं तो वो भी काफी अच्छी बनाते हैं। लेकिन इस बार तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए रणनीति भी अलग होगी और चुनाव की वो गंभीरता भी राजगढ़ भी जीतने अलग के लिए हटके होगी। राजगढ़ भी जीतना चाहेंगे, और तमाम बिल्कुल, जीतना तो सभी चाहेंगे, बिल्कुल, लेकिन उन बिल्कुल। सीटों में ये ऐसी सीटें कि जिस पे बिल्कुल पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा, है ना? यही है। जी, जी, जी। विकास जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए समय निकाला, अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे दर्शकों तक आपने गुना हॉट सीट को लेकर जो हालात पहुंचाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विकास दीक्षित, जो बता रहे थे कि गुना शिवपुरी जो मध्य प्रदेश की हॉट सीट है, उसमें भले ही एज पर दिखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अभी वहां उन्होंने साफ अपनी बातों में कहा कि अभी भी वहां शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा जैसे हालात हैं। और कांग्रेस पहली बार उनको ऐसा दिखता है कि बहुत यूनाइट होके, भले ही उसके दल में ताकत कम हुई है, तोड़फोड़ जारी है, चल रही है, लेकिन कोई कोर और कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। और उसके निशाने पर जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं, वैसे तो हर दल पूरी पूरी सीटें जीतना चाहेगा और दावा करेगा, लेकिन गुना शिवपुरी पुनः कांग्रेस को मिल जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पटकनी दे दी जाए, ऐसी कोशिश पूरी ताकत से हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि यह चर्चा आपको कैसी लगी। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।